चला के टोपी लगाया। कर दो। अनुदेशनात्मक प्रणाली एवं शैक्षिक मूल्यांकन में हम शिक्षा के अर्थ को पढ़ रहे हैं, जहां हमने शिक्षा का संकुचित अर्थ भी पढ़ लिया है, शाब्दिक अर्थ भी पढ़ लिया है और शिक्षा के व्यापक अर्थ का भी हमने अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में मैंने कल भी बताया था कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया भी है, एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। साथ ही साथ शिक्षा द्विमुखी और त्रिमुखी व बहुमुखी प्रक्रिया भी है। जो शिक्षा के ये सभी विभिन्न प्रकार के अर्थ शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ के अंतर्गत लिए जाते हैं। जैसे हम सबसे पहले जो अब तक हम शिक्षा का अर्थ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, शिक्षा सीखने का सिखाने का कार्य शिक्षा में होता है। बालक जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। चूँकि बालक जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है और उसका जो संबंध होता है वह अपने परिवार से, अपने समाज से होता है। जन्म लेता है बालक परिवार में, अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करता है। धीरे धीरे अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का भी वह उसके प्रति भी अभ्यस्त हो जाता है। तो इस दृष्टि से जो समाजशास्त्री हैं, इन्होंने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखा है, जो शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में आता है। ये मैंने कल भी बताया था कि जैसे शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ में कि शिक्षा गतिशील प्रक्रिया भी है और सामाजिक प्रक्रिया भी है। ये मैंने कल बता दिया था इस तरह से कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया, इन रूपों में से भी शिक्षा को देखा जाता है। इसी तरह से शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया और बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। बहुमुखी प्रक्रिया, जैसा कि अब इसमें से सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाजशास्त्रियों का यही मानना है, क्योंकि बालक समाज से जुड़ा होता है, समाज में वह जन्म लेता है और इसी दृष्टि से किसी न किसी आधार से बालक का कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा होना और समाज के द्वारा किस प्रकार के अनुभव उसे प्राप्त होते हैं उनका भी सीखा जाना, इस आधार को लेकर शिक्षा को उन्होंने सामाजिक प्रक्रिया कहा है। क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत जैसे कि कोई भी दो व्यक्ति हैं, या कहें कि शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं, कोई दो व्यक्ति भी होते हैं
उनके मध्य किसी न किसी प्रकार की अंतःक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक दूसरे के विचार साझा करते हैं तो विचारों के द्वारा भी किसी न किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। इस दृष्टि से जैसे जो मनुष्य है वह जन्म के साथ ही मानो कुछ शक्तियाँ लेकर वह पैदा होता है और प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में ही उसकी इन शक्तियों का विकास होता है। और क्योंकि प्राकृतिक सामाजिक वातावरण में ही उसकी शक्तियाँ विकसित होती हैं, इसी दृष्टिकोण को आधार मानकर भी समाजशास्त्रियों ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में माना है। इसी तरह से जो बालक है किसी न किसी प्रकार से शिक्षा के माध्यम से ही उसका व्यवहार है वह भी परिवर्तित होता रहता है और आसपास के व्यक्तियों के संपर्क में आकर वह भाषा का ज्ञान भी अर्जित करता है और लोगों की भाषा का अनुकरण करते हुए वह अपने विचारों को व्यक्त करता है, वहाँ की संस्कृति सीखता है और अपनी संस्कृति के अनुसार अपने आचरण में निखार लाने का प्रयास भी करता है। इसी तरह से एक ही देश के अलग अलग भागों के जो लोग होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हुए उनकी संस्कृति में भी भिन्नता होती है और उस संस्कृति को बालक समाज के माध्यम से ही सीखता है। चूँकि समस्त सीखने की प्रक्रिया में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, सीखने की इस प्रक्रिया में किसी न किसी रूप में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज इस सीखने की प्रक्रिया में एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी दृष्टि से इसे एक सामाजिक प्रक्रिया का नाम दिया है, क्योंकि समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उनकी अपनी भाषा होती है, अपनी संस्कृति होती है, जिसे बालक सीखने का प्रयास करते हैं और उसी के द्वारा उनकी शक्ति है जो अंतर्निहित उनकी शक्ति है, जैसा कि हमने बताया है कि बालक में एक अंतर्निहित शक्ति होती है। जन्म के साथ ही कुछ शक्तियाँ उसके साथ जैसे उसके साथ आती ही हैं, तो उन शक्तियों का और किस तरह से विकास होना होता है, इस विकास की प्रक्रिया में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस भूमिका के आधार पर ही शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना गया है। इसी आधार पे अब हम आगे चले, जैसे शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया भी कहा है। गतिशील से अर्थ है लगातार चलने वाली, क्योंकि अभी भी हमने जो इससे पहले जो शिक्षा के अर्थ को पढ़ा है, अर्थात क्या पढ़ा है इसमें कि निरंतर आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा लगातार मिलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक मिलती रहती है। शिक्षा विद्यालय के अंदर भी और विद्यालय के बाहर भी प्राप्त होती है। इसीलिए शिक्षा की जो गतिशीलता है उसे भी नकारा नहीं जा सकता। तो इसी आधार पर शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि एक मनुष्य का स्वभाव ही क्या है, उसका स्वभाव भी गतिशील ही माना जाता है और उसके गतिशील स्वभाव के कारण विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन समाज में होते हैं या किस तरह के आचरण व्यवहार में भी परिवर्तन होते हैं, उन सभी का प्रभाव शिक्षा पर भी होना अपेक्षित होता ही है। इसीलिए शिक्षा का भी हम ये कहें अस्थिर होना स्वाभाविक है, वह भी स्थिर नहीं हो सकती। मनुष्य के स्वाभाविक परिवर्तन के साथ साथ शिक्षा में भी किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा सदैव गतिशील रहकर बालक को देश का और काल और परिस्थितियों के अनुसार प्रगति की ओर अग्रसर करती है। समाज में निरंतर परिवर्तन के कारण शिक्षा के प्रारूप में भी परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा किस प्रकार विद्यालय में बालकों को दी जानी होती है, इस प्रारूप में भी अंतर होता है। किस प्रकार की शिक्षा बालकों को दी जानी चाहिए या कौन से पाठ्यक्रम को शिक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए, यह भी मानव स्वभाव अर्थात समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है। समाज की भी हम कह सकते हैं, राष्ट्र की भी अपेक्षाएं या आवश्यकताएं
शिक्षा के माध्यम से ही पूरी होती हैं। तो इस दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्र की आवश्यकताओं के आधार पर भी शिक्षा के प्रारूप में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि अभी हमारी शिक्षा में न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 की अब लागू हो रही है, तो उसमें भी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किस तरह के नागरिक हमें तैयार करने होते हैं, हमारे राष्ट्र को किस तरह के नागरिकों की आवश्यकता है, हमारा देश का भविष्य जो कि बालक हैं, विद्यार्थी हैं, वो किस प्रकार तैयार होकर योग्य नागरिक बनकर समाज या राष्ट्र के हित में कार्य कर सकें, उस दृष्टिकोण को आधार लेकर किस तरह से नई योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है। तो इसका आधार भी क्या है, यानी जो पहले से चली आ रही शिक्षा का प्रारूप है उसमें कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन हो जाना निश्चित होता है। तो इस आधार पर, क्योंकि अब पहले बार चलने वाली शिक्षा में कहीं कुछ परिवर्तन आ गया, अर्थात शिक्षा परिवर्तित हो रही है, यानी गतिशील है, कहीं वह स्थिर नहीं है, रुकी हुई नहीं है। इन्हीं आधारों पर हम शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, क्योंकि निरंतर विकास और परिवर्तन के कारण ही शिक्षा की गति है जो विकसित होती रहती है। और इसी आधार पर हमने शिक्षा को एक गतिशील प्रक्रिया का भी नाम दिया है। अब इससे आगे है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी यानी दो मुख या दो पक्ष वाली प्रक्रिया है। अब शिक्षा जो शास्त्री हैं, कई शिक्षा शास्त्री शिक्षाविद हैं, इनका विचार है कि शिक्षा में केवल शिक्षक और शिक्षार्थी सम्मिलित होते हैं। तो शिक्षक और शिक्षार्थी को लेकर ही इसमें दो पक्ष रखे गए हैं। पहला पक्ष शिक्षार्थी को माना है और दूसरा पक्ष, पहला पक्ष शिक्षक को और दूसरा पक्ष शिक्षार्थी को माना है कि इन दोनों के मध्य ही अंतःक्रिया होती है। जो भी सामाजिक अंतःक्रिया होती है, जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित या विषय वस्तु अंतर्वस्तु से संबंधित अंतःक्रिया होती है, वह शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य होती है। इसीलिए शिक्षा को हम द्विमुखी प्रक्रिया कह सकते हैं। तो इस आधार पर जॉन एडम्स महोदय हैं, इन्होंने स्पष्ट किया है, अपने विचार व्यक्त किए हैं। जॉन एडम्स महोदय इन्होंने ही शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके, जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके, जॉन एडम्स महोदय ने और बताया है कि यह प्रक्रिया केवल सचेतन ही नहीं बल्कि सौद्देश्य और विचारपूर्ण भी है।
इसमें शिक्षक का एक स्पष्ट प्रयोजन होता है, उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है और उसी के अनुसार बालक के व्यवहार में परिवर्तन करना होता है। शिक्षा का अपना एक उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के अनुसार शिक्षा के उस उद्देश्य के अनुसार ही व्यावहारिक परिवर्तन किया जाता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना अपेक्षित होता है। तो इसी आधार पर जॉन एडम्स महोदय ने शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया बताया है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षक और शिक्षार्थी को ही उन्होंने रखा है। उन्होंने शिक्षक और शिक्षार्थी को शिक्षा के दो ध्रुव बताया है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सम्मिलित व सक्रिय सहयोग से ही शिक्षा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक सिखाने का प्रयास करता है और शिक्षार्थी उसे सीखने का प्रयास करता है। इस तरह से इन दोनों ध्रुवों के मध्य ही शिक्षा की प्रक्रिया आगे चलती है और शिक्षा की प्रक्रिया में बालक और शिक्षक का समान महत्व होता है। शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। एक मार्ग प्रदर्शक और दूसरा अनुकरण करता होता है। शिक्षक अपने जीवन के आदर्शों, व्यक्तित्व और ज्ञान के माध्यम से ही व्यवहार को सुगठित और विकसित करता है। इसी आधार पर शैक्षिक प्रक्रिया जॉन एडम्स के अनुसार दो भागों में यानी दो ध्रुवों के मध्य चलती है। इनके अंतर्गत जैसे शिक्षा विकसित होती है, आगे बढ़ती है, इनको इन्होंने दो ध्रुवों की तरह इस तरह से भी व्यक्त किया है। शिक्षक और शिक्षार्थी, इस तरह से भी इन्होंने इसे ध्रुवों के रूप में व्यक्त किया है। इस तरह के ये दो ध्रुव होते हैं जहाँ शिक्षा प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद आता है शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया। अब यहाँ जॉन डीवी शिक्षा शास्त्री हैं, जिन्होंने ये व्यक्त किया है कि शिक्षा शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य कंप्लीट होती है, अर्थात एक तरह से आगे बढ़ती है, विकसित होती है, पूरी होती है, लेकिन केवल उनके माध्यम से ही वह पूरी नहीं होती। उसमें एक और माध्यम होता है पाठ्यक्रम, जिसको आधार बनाकर शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता है। कोई ना कोई अंतर्वस्तु, पाठ्य वस्तु उसके अंतर्गत रखी जाती है, जिसको आधार बनाकर शिक्षा के माध्यम से बालक में क्या अपेक्षित परिवर्तन हम करना चाहते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। तो इनके मध्य में और एक पक्ष जुड़ जाता है, पाठ्यक्रम। तो इसीलिए पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हुए जॉन डीवी महोदय हैं, जॉन डीवी महोदय, जिन्होंने शिक्षा के 3 पक्ष बताए हैं। और इन 3 पक्षों में इन्होंने पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया है। हेलो, हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, हाँ, नहीं, उसका दूसरी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है सर, है ना। हाँ, MITRC कॉलेज है ना, उसमें एडमिशन करवा दिया। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, जॉन डीवी जो शिक्षाविद हैं, इन्होंने शिक्षा के 3 पक्ष बताए हैं। इन तीनों पक्षों में 2 पक्ष तो वही है, शिक्षक और शिक्षार्थी। पहला शिक्षक
दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा इन्होंने और बताया है पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम को आधार बनाकर ही शिक्षा आगे बढ़ती है, इसीलिए इन्होंने मुख्य रूप से द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और बालक को महत्व प्रदान करते हुए इस प्रक्रिया में पाठ्यक्रम को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जॉन डीवी का विचार है कि शिक्षा की प्रक्रिया में अध्यापक और छात्रों के मध्य अंतःक्रिया का कोई आधार अवश्य होता है, क्योंकि जो भी अंतःक्रिया हो रही है, जो विचार साझा किए जा रहे हैं, उनका कोई ना कोई मुख्य आधार होता है और वही आधार एक तरह से समाज है, क्योंकि बालक का विकास समाज में रहकर ही होता है। बालक समाज में रहकर ही अपना विकास भी करता है और समाज के हित में भी कार्य करता है। इससे पहले हमने शिक्षा के अर्थ में ये पढ़ा भी है कि शिक्षा बालक को स्वयं के लिए और समाज के लिए तैयार करती है कि वह दोनों के हित के अनुरूप वह कार्य कर सके। इस दृष्टिकोण से शिक्षा के द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ यही इन्होंने बताया है जॉन डीवी ने कि समाज में रहकर ही बालक का विकास होता है और किसी न किसी आधार को लेकर ही शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती है। तो इसी से जो मुख्य आधार पाठ्यक्रम को रखा गया है, तो यही एक मुख्य आधार है और इस आधार के आधार पर ही शिक्षा के 3 पक्ष निर्धारित किए गए हैं। जॉन डीवी ने और बताया है कि जैसे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक 2 रूप भी शिक्षा के होते हैं, निस्संदेह ही बालक के जन्मजात शक्तियों का विकास हमें किया जाना चाहिए, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि बालक का विकास समाज में रहकर ही संभव होता है और जिसके मुख्य 3 आधार यही हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इसके बाद एक और प्रक्रिया शिक्षा की रह जाती है, बहुमुखी प्रक्रिया। अब जैसे कि हमने शिक्षा के विभिन्न पक्ष पढ़े हैं, कई तरह से शिक्षा बालक का विकास करती है, उसे आगे बढ़ाती है, समाज के लिए तैयार करती है। तो इस दृष्टि से भी शिक्षा का जो आधुनिक समय में स्वरूप है वह काफ़ी परिवर्तित हुआ है और शिक्षा केवल एक विद्यालय में पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रही है। जैसे कि हमने एक व्यापक अर्थ में पढ़ा था, तो केवल शिक्षा यहाँ पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहती, विद्यालय तक सीमित नहीं रहती, वह निरंतर गतिशील है, चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलती रहती है। विद्यालय के बाहर भी शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहती है। तो विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्रियाकलापों का भी एक तरह से शिक्षा में महत्व होता है। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य औपचारिक और निरौपचारिक साधनों को भी शिक्षा का साधन माना जाता है। इसीलिए शिक्षा को एक बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में भी मान्यता दी जाती है। इसीलिए शिक्षा को बहुमुखी प्रक्रिया भी कहा जाता है, बहुमुखी प्रक्रिया के रूप में भी इसे मान्यता दी गई है। इसीलिए जो शिक्षा है उसका प्रचलित स्वरूप है वह पूर्णकालिक शिक्षा के रूप में भी है, अंशकालिक शिक्षा के रूप में भी है, पत्राचार के रूप में भी है और विभिन्न प्रकार के सूचना के स्रोतों का उपयोग करते हुए स्व शिक्षा के रूप में भी अनेक रूपों में यह प्रचलित है। कई रूपों में शिक्षा का अस्तित्व सम्मिलित है और सभी को मान्यता प्रदान की गई है। इस आधार पर स्व अध्ययन के लिए भी कई नई संस्थाएं, सेवाएं जैसे सूचना केंद्र, भाषा प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, तकनीकी प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं, अधिगम केंद्र, मुक्त विश्वविद्यालय, श्रव्य दृश्य साधन आदि अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं जो कि शिक्षा की बहुमुखी प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार शिक्षा का ये संपूर्ण विश्लेषणात्मक अर्थ स्पष्ट हो जाता है, जिसमें शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया, गतिशील प्रक्रिया और द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया और बहुमुखी प्रक्रिया बताया गया है।